तो ये जो अब आपने एक्स्ट्रा वोटिंग हुई दिखाई है, इसका कहीं इस्तेमाल बाद में तो आपको नहीं करना है गिनती के वक्त की, मतलब भैया। लेकिन इस एक मुद्दे पर चुनाव आयोग के नकारेपन को, निकम्मेपन को चिन्हित किया जाना चाहिए। मैं हूं यासर मलिक। ज्यादातर होता था 24 घंटे में डेटा पूरा आ जाता था कि ये जो है फाइनल डेटा है। अगर इलेक्शन कमीशन 10 या 11 दिन लगा रहा है किसी चीज में तो बिल्कुल इनएफिशिएंसी है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज कि जहां से डाटा आने में ईवीएम पहुंचने में ये बात चलिए मान ली, आपकी छुट्टी वाली बात भी मान ली, लेकिन उसके बाद भी पूरा डेटा नहीं है ना। क्या कह रहे हैं? आपने एब्सोल्यूट नंबर क्यों नहीं बताया कि भाई फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना करोड़, इतना लाख, इतना हजार वोट? ये बताना चाहिए। ये जरूर पहले मिलता रहा है। ईवीएम आया है, सारे चुनाव उठा के देख लीजिए, कभी भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। ईवीएम में तो और कम समय लगना चाहिए सर, कितना वोट पड़ा ये बताने के लिए। इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी के बाद अब गोदी मीडिया ने भी अपना पाला बदल लिया है। गोदी मीडिया एंकर, जो कि सबसे बड़े गोदी मीडिया के एंकर हैं, और वो डिबेट करते हैं इलेक्शन कमीशन के डाटा को लेकर। इलेक्शन कमीशन का डाटा आने में देरी क्यों हुई, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए और साथ ही साथ विपक्ष ने इस पर हमला बोल दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन के डाटा में देरी को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है। आखिर इलेक्शन कमीशन को 11 दिन क्यों लग गए ये डाटा देने में? आखिर इलेक्शन कमीशन की मंशा क्या है? और फिर जो वोट परसेंटेज जो हमें बताया गया था 19 तारीख के बाद कि इतना परसेंटेज वोट पड़ा, वोटिंग में गिरावट हुई है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो 11 दिन के बाद डेटा आया है उसमें पता चलता है कि वोट परसेंटेज तो गिरा ही नहीं है, वोट परसेंटेज 1 से 2% गिरा है। आखिर इसका क्या मकसद है, आखिर इसका क्या मतलब है? आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठने लगे हैं और अभी तो 2 फेज हुए हैं। 2 फेजों में इलेक्शन कमीशन ने इतना टाइम लगाया डाटा देने के लिए, और वो भी पूरा डाटा नहीं दिया है। यानी कि कितने लोगों ने वोट डाले हैं एब्सोल्यूट नंबर अभी तक नहीं आए हैं, और सिर्फ परसेंटेज में डाटा दिया है, वो भी 11 दिन के बाद। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने भी और साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। इलेक्शन कमीशन ने पहले दूसरे राउंड की वोटिंग का डेटा, अपडेटेड डेटा डाला। पहला सवाल तो ये पूछ रही है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां खास तौर पर कि इतने दिन आपको क्यों लग गए? 11 दिन के बाद, पहले दिन के मतदान के बाद ये डेटा अपलोड हुआ है। दूसरा सवाल वो ये कह रहे हैं कि ये जब पहले तो हमको बताया गया था कि वोटिंग बहुत डाउन हो गई थी, 6-7% का अंतर हो गया था 2019 की तुलना में। अब जो गैप दिखाया जा रहा है वो गैप बहुत कम है। तो ये जो अब आपने एक्स्ट्रा वोटिंग हुई दिखाई है, इसका कहीं इस्तेमाल बाद में तो आपको नहीं करना है गिनती के वक्त की, मतलब भैया फर्जी तौर पर कि भाई इतना ये वोटर, हमने तो पहले ही कहा था इतना % मतदान हुआ है और वहां पर आप एडजस्ट कर देंगे। ये ऐसा एक शक जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा पॉइंट उसमें क्या कहा जा रहा है कि आपने एब्सोल्यूट वोट कितना पड़ा, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने वोट होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना एब्सोल्यूट वोट पड़ा, वो नंबर आपने नहीं डाला। तो जब तक आप एब्सोल्यूट नंबर नहीं डालोगे हम कैसे यकीन करें? केवल आपने कहा कि भाई यहाँ 56% वोट हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है इस वक्त। चुनाव राव जी, देखिए, इसमें यह कहना गलत होगा कि इलेक्शन कमीशन के कोई मेलाफाइड इंटेंशन है, यहां तक मैं मानता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। इसमें उनको अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। ये इनएफिशिएंट काम है। ज्यादातर होता था 24 घंटे में डेटा पूरा आ जाता था कि ये जो है फाइनल डेटा है। अगर इलेक्शन कमीशन 10 या 11 दिन लगा रहा है किसी चीज में तो बिल्कुल इनएफिशिएंसी है। देखिए सीताराम येचुरी लिख रहे हैं, लंबा पोस्टर, बीच में से मैं जो जहां वो शक जाहिर करते हैं, एप्रीहेंशंस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स कंटिन्यू एज टोटल वोटर नंबर्स कैन बी अल्टर्ड एट द काउंट ऑफ वोट। नहीं, देखिए, अगर आप हमको नहीं बताओगे एब्सोल्युटली इतने लोगों ने वोट किया तब तक आप कुछ भी कर सकते। क्या होता है कि बेसिकली जो पोस्टल बैलेट है उनका भी ये होता है कि भाई कितने गिने गए हैं, कितने वो गिने जाते हैं, कितने पोस्टल बैलेट से आए हैं वोट, ये गिने जाते हैं। तो ये तो ठीक है कि समय थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन वो समय 10 दिन लगेगा, ये मानना बड़ा अजीब बात है। और ये इलेक्शन कमीशन को अपनी स्थिति जरूर साफ करनी चाहिए, इससे शक जरूर बनता है। मैं ये नहीं मानता कि इसमें कोई हैंकी पैंकी ऐसा कुछ आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता, लेकिन इनएफिशिएंसी है ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल साफ। जी, देखिए, चुनाव आयोग की प्रशंसा मैं बहुत जमकर करता रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। बहुत शानदार तरीके से चुनाव कराते हैं, धीरे धीरे सब बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन इस एक मुद्दे पर चुनाव आयोग के नकारेपन को, निकम्मेपन को चिन्हित किया जाना चाहिए। आप तकनीक के साथ, आप ईवीएम के साथ परिणामों को भी उसी दिन लाने की क्षमता रखते हैं,
और 11 दिन अगर लग जाते हैं आपको ये बताने में कि कितनी वोटिंग हुई और अभी भी फुल डेटा आप नहीं दे रहे हैं, तो ये उन लोगों को जो लंबे समय से भारत के शानदार लोकतंत्र पर, शानदार लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, चुनाव प्रणाली पर, उस पर जो संदेह खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको आप एक और जिसको कहते हैं ना कि हथियार थमा देते हैं, टूल थमा देते हैं। मुझे लगता है अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता होनी चाहिए। 2 चरण की वोटिंग का ये आ गया, लेकिन आगे तीसरे चरण से 7 मई को जो मतदान होना है उसके अगले दिन तक पूरा डेटा है, पूरी जानकारी है, और ये देरी क्यों हुई ये भी बताना सर बात मैं कह रहा हूं, चलिए देरी का जवाब इलेक्शन कमीशन दे देगा। आपने तो सवाल जैसे ईवीएम पर सवाल नहीं, देखिए, था ना, ये तो वो करेंगे, तो वही सवाल उठा दिया। विपक्ष तो वो करेगा ही करेगा। आप वोटर फर्ज करोगे, विपक्ष तो ये करेगा, ये तो मैं कतई नहीं मानता, ये संभव ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ईवीएम को फर्ज करना, ईवीएम में मैनिपुलेशन करना, ईवीएम में वोट बढ़ा या घटा देना, ये असंभव है। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तो कोई भी इस पर अगर कहता है तो दरअसल वो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि अमित शाह के वीडियो को फेक किया तो पुलिस टांग लाई, दूसरे को किया होता तो शायद टाइम लगता। तो वैसे ही ये सर्वोच्च न्यायालय भी समय समय पे देखता है कि किस वाले पे उसको एक्शन लेना है, किस वाले पे अब नहीं जयराम रमेश कह रहे हैं कि इन द पास्ट इलेक्शन कमीशन यूज्ड टू पब्लिश द फाइनल वोटर टर्नआउट इमीडिएटली आफ्टर वोटिंग और विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में काम हो जाता था। अब कह रहे हैं इट इज एसेंशियल फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू बी एज टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट ऑल इलेक्शन रिलेटेड डेटा। नहीं, देखिए, ये तो संभव ही नहीं है कि 24 घंटे के अंदर हमेशा पहले होते रहा है। बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं, कई बार कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, वाकई 11 दिन तो कहीं नहीं लगा, नहीं लगा है। 11 दिन तक नहीं लगा है, लेकिन 4-5 दिन पहले भी लगा है। ऐसा नहीं है कि डाटा जो है वो अगले दिन 24 घंटे के अंदर हमेशा आ ही जाता रहा है, ये पहले भी ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हाँ, 11 दिन थोड़ा सा इसको हम इनऑर्डिनेट डिले कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा डिले किया है। और इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है एक इलेक्शन कमीशन एक बयान दे करके और इस मामले को यहीं पर उलझा सकता है। लेकिन जिनका दिमाग ही शातिर है, आज तक कोई कम से कम 40 बार ईवीएम की परीक्षा हो चुकी है। इतनी अग्नि परीक्षा तो कभी नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आप सोचिए ज़रा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई खारिज कर दिया, इसके बावजूद भी जयराम रमेश का क्या बयान आता है कि हमारे ईवीएम पर लड़ाई जो है 100% वीवीआईपी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अखिलेश यादव ने अगला दिन बयान क्या दिया, हमारे ईवीएम को लेकर की जो शंका है उस पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो एक कहावत है कि आप समझने वाले को समझा सकते हैं, लेकिन जो पहले से ये समझा हुआ है कि हमें नहीं समझना है, उसको आप कैसे समझा सकते हैं। जो शक की बुनियाद पर पूरा ये लड़ाई लड़ रहा है, ये पूरी लड़ाई पहले दिन से है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें से ज़्यादा नहीं जीत सकती है यदि ईवीएम में खराबी नहीं हो। क्या आज उनको शो कॉज नोटिस नहीं मिलना चाहिए? आप किस आधार पर ये सारी चीजें कह रहे थे? यदि आपके पास मैंने बोला, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये बहुत क्या गंभीर मामला नहीं? क्या कल सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यदि इसी प्रकार का संदेह व्यक्त करके कोई ट्वीट कर देता, कोई बोल देता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के उसको नोटिस नहीं पकड़ा देती क्या? आप चुनाव आयोग और उसकी पूरी एक संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता को ही चकनाचूर कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा। लेकिन सर इसमें तो और कॉशियस होना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को। कौन सा होना चाहिए? मालूम है कि आप पर इतनी उंगली उठाता है विपक्ष। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप इतने बड़े पार्टी के इतने बड़े नेता हैं और आप इतनी खुलेआम आप हल्की टिप्पणी करके चले जाएंगे। राहुल गांधी के पास क्या सबूत था? प्रियंका गांधी वाड्रा के पास क्या सबूत था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है? मैं इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी से बात कर रहा था जो इस मामले में इन्वॉल्व है, वो रिटायर हो चुके हैं। उनका ये कहना था कि देर आने का कारण दो हो सकते हैं। एक तो शनिवार रविवार को काम नहीं होता, इलेक्शन कमीशन में छुट्टी रहती है। ये डाटा सेंटर काम करता है, जो पूरा जो डाटा आता है इसका शनिवार रविवार ऑफ रहता है। तो बोले 4 दिन आप ये काम कर सकते हो शनिवार रविवार के। अगर 11 दिन लगा तो 4 दिन छुट्टी के चलेगा इसके अंदर। दूसरा ये बोले इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देखिए पहले फेज पे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हुए हैं वहाँ ऐसी ऐसी जगह वोटिंग हुई जहाँ कहीं भी पहले बूथ नहीं बने थे वोटिंग करने के लिए। वहां से डाटा आने में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, पूरा आने में, ईवीएम आने में, उसका डाटा आने में 4 से 5 दिन लगते हैं। तो बोले इतने रिमोट एरिया में इस बार वोटिंग करवाई गई है कि जहां से डाटा आने में, ईवीएम पहुंचने में ये बात चलिए मान ली, आपकी छुट्टी वाली बात भी मान ली, लेकिन उसके बाद भी पूरा डेटा नहीं है ना।
क्या कह रहे हैं? आपने एब्सोल्यूट नंबर क्यों नहीं बताया कि भाई फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना करोड़, इतना लाख, इतना हजार वोट? ये बताना जरूर, चाहिए, ये जरूर और ये 11 दिन पहले के अंदर मिलता रहा बताना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज जो लगा है उसके अंदर जो समय लग रहा है उसके अंदर छुट्टी एक बड़ा कारण रहा है, और बहुत ज्यादा रिमोट एरिया के अंदर जो वोटिंग करवाई गई है उससे डाटा आने में समय लगा है। ये बात सही है कि जो कितनी वोटिंग हुई है इसके बारे में हो सकता है कि कुछ और इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा होगा, डाटा कुछ आना बाकी होगा। इलेक्शन कमीशन इस बात को जानता है। वो जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि आप असली नंबर नहीं बता रहे हो ताकि मैनिपुलेट कर सको। इलेक्शन कमीशन जानता है कि उसके ऊपर पूरा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो रही है। इलेक्शन कमीशन बहुत अलर्ट मोड पर, इलेक्शन कमीशन कोई विपक्ष को मौका देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि इसमें किसी भी एक तरह का कोशिश तो वही है, एक बार फिर जनता के मैंडेट पर सवाल खड़ा करने की की बात बोलूंगा इसमें। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की नीयत पे कोई वो शक नहीं है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ। उसी पर शक कर रहे हैं सर, वो करने दीजिए, पर उस पे नीयत पे शक नहीं है, लेकिन इनएफिशिएंसी पे जरूर सवाल है। आप रिमोट एरियाज की भी बात कर लीजिए, 5% नहीं बढ़ जाएगा उससे चेंज। रिमोट एरियाज का भी डिले हो जाएगा, 5% थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। तो ये इनएफिशिएंसी है, सिंपल एंड सिंपल इनएफिशिएंट काम। नहीं एक बार बोलिए, मैं जो छोटी टिप्पणी, ये भी तो संभव है कि जो शुरुआत में हमारे पास जो डेटा आ रहे थे कि भाई बहुत कम मतदान हुआ है, वो भी तो गलत हो सकता था ना। मैं इसीलिए तो सर चाहिए ना, एब्सोल्यूट नंबर चाहिए ना। मैं इसकी और ये भी गलत बात है। पहले आजकल होता सारे क्या है? चुनाव उठा के देख लीजिए, जब से ईवीएम आया है सारे चुनाव उठा के देख लीजिए, कभी भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। ईवीएम में तो और कम समय लगना चाहिए सर, कितना वोट पड़ा ये बताने के लिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी ही बात को उलट रहे हैं। जो पोस्टल बैलेट होता है उसकी भी काउंटिंग होती है। ऑलराइट, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज होंगे, वहाँ से उनको डेटा भेजने में समय लग सकता है। ये इनएफिशिएंसी कही जा सकती है। और अब आप इनएफिशिएंसी के, लेकिन मैं एक और मौका मिला विपक्ष को एक कहने का कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक चीज जरूर जोड़ा जाना चाहिए, अगर चुनाव आयोग इसको सुन रहा है, तीसरे चरण से 24 घंटे के भीतर सारे आंकड़े, एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन परसेंटेज, दोनों देश की जनता को पता लगना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसी के लिए ये संस्था काम कर रही है, और हमें चुनाव आयोग पर संदेह नहीं है, उसकी नीयत पर भी संदेह नहीं। लेकिन इस तरह से जब कोई मसला होता है तो उस ब्रिगेड को फिर से वही बात कहने का अवसर मिलता है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। और फिर ये बात घूमेगी, फिर ये बात फैलाई जाएगी। निश्चित तौर पर लोग इस पर चर्चा करेंगे ना, हर कोई का एक सामान्य सा सवाल है, उसको पूछेंगे। सौरभ जी, आप वोट देने गए होंगे, 12 बजे तक आ जाता है कि हमारा इतना वोटिंग हुआ है, ठीक है ना। आपके पास लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, सभी तो वही तो मिलान करते हैं, वहां ही मिलान करके बोलते हैं ना। चुनाव आयोग को कायदे से उस समय इस प्रकार का डेटा जारी करना ही नहीं चाहिए। आपने सारे बूथ सेंटर्स का डेटा उनके पास आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। क्या वो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है? हम लोग कई बार आजकल सूचना के त्वरित प्रेषित करने की प्रतियोगिता में आ गए हैं, और इलेक्शन कमीशन भी वही काम कर रहा है कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है वो डेटा प्रेषित कर दे रहा है कि हाँ 15% मतदान हुआ है, 14% नहीं होता है, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट डेटा है। मेरे को तो आज मैंने कहीं पढ़ा, उसमें लिखा था कि भाई ये तो जो बाहर पोलिंग एजेंट बैठा होता है उसके पास भी लिस्ट होती है। नहीं, कितना वोट पड़ा। जब आप कट करते जाते हैं, जब आप पोलिंग हो गई तो उस वक्त वो काउंटिंग होती ही रहती है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ये आंकड़ा आना चाहिए, सही समय पर आना चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर में आना चाहिए, परसेंटेज में आना चाहिए, और 24 घंटे के भीतर अब आना चाहिए। बहुत होगा तो आप ठीक है, 1-2% कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, आपको पता चला कहीं सुदूर से नहीं आया, वो भी अब ऐसा होता नहीं है। अब वो भी ऐसी स्थिति नहीं है। मोबाइल से कोई भी जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जिसको हम बीएलओ कहते हैं, एईओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, जो डीएम होता है, उन सब की चेन बहुत स्ट्रांग है। बहुत शानदार हमारा चुनाव आयोग का तंत्र है, उसमें ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि इतनी देर लग जाए। ये सीधे सीधे चुनाव आयोग के निकम्मेपन का उदाहरण है। उनको स्वीकार करना चाहिए और उनको जिम्मेदारी से अगले चरण से बताना चाहिए। देश में एक हफ्ता तो यही बहस होती रही, वोटिंग क्यों गिर गई, वोटिंग क्यों गिर गई। अब पता लग रहा है वोटिंग इतनी गिरी नहीं है, 4% सिर्फ कम है। ये भी तो बात आ गई ना। अब इस पर अब नए सिरे से सोचा नहीं। देखिए, वो तो उस वक्त भी दूसरे चरण में भी आ गया था, पहले चरण में भले आया, लेकिन दूसरे चरण में आ गया था कि उतनी वोटिंग नहीं गिरी है। वोटिंग गिरी है कई जगह, कई जैसे अब कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा वोट गिरा हुआ है।
वो पहले भी कम था। जैसे मथुरा में बहुत वोटिंग कम हुई है, तो वो पहले भी उतनी कम थी, अभी भी उतनी कम है। देखिए पैटर्न तो सेम ही है कि उत्तर प्रदेश में कम हुआ, बिहार में कम हुआ, महाराष्ट्र में कम हुआ। पैटर्न पहले जनरल पूरे देश पे है ये पैटर्न पहले भी रहा है। तो ये वो पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये जो हर्षवर्धन भी कह रहे हैं कि ये गलत है कि आप इतने दिन बाद भी ये नहीं बता पा रहे कि कितने वोट पड़े। और वो भी तब जब हमारा तंत्र इतना शानदार, मैं बार बार कहता हूं कि 100 करोड़। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YSD न्यूज को सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, क्या इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो देर से डाटा डाला है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, उस पर भी अपनी राय जरूर देकर जाइए। पेश रही होगी कि कितना वोट पड़ा नहीं पड़ा, खत्म हो गई होगी। अब तो कुछ सेंस मिल रहा होगा ना भाई, हमारा वोटर कितना आ गया, दूसरे का कितना नहीं आया। नहीं, मुझे लग रहा है उसके बाद से ही मतलब पार्टियां चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा आने तक इंतजार नहीं करती। पार्टी तो अपने तंत्र से लग जाती है, तुरंत जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन से वो लग जाती है अपने संपर्कों से। और लगभग सभी पार्टियों का ये मानना है कि उनका वोटर निकला है। अब मजेदार बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि उनका वोटर निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का भी ये आंकड़ा है कि भाई हमारा तो वोटर निकला है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि किसका वोटर नहीं निकला है, किसका वोटर नहीं निकला है। ये तो मतदान के दिन काउंटिंग के बाद पड़ेगा 4 तारीख को। नया वाला वोटर नहीं निकला। हाँ, युवा वर्ग का बड़ा आ रहा है वो कि नहीं निकला है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको ना सरकार बनाए रखने के लिए कुछ बहुत उत्साह दिखा, ना बिगाड़ने के लिए, दो तरह के वोटर्स बहुत कम हुए। उसकी वजह से ये दिख रहा है। एक तो 80+ के जो वोटर्स थे, जो बुजुर्ग वोटर्स थे वो कम निकले। वो जो युवा वोटर्स है, फर्स्ट टाइम के जो वोटर्स है वो भी बहुत कम और निकले। विपक्ष का मतदाता तो जाहिर है निराशा। सर ब्रेक ले लूं मैं। बस 10 सेकेंड। तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी। पहला फेज 19 अप्रैल को हुआ, दूसरा फेज 26 अप्रैल को हुआ। 19 अप्रैल के बाद से जो डाटा आना चाहिए था वो 24 घंटे, 24 नहीं तो 2 दिन में तो डाटा इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से डाल देना चाहिए था। और यही पहले भी होता रहा, जैसे राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया। उसके बाद भी 11 दिन लगाए इलेक्शन कमीशन ने डेटा डालने के लिए, और वो भी पूरी तरीके से डेटा नहीं डाला गया है, जो विपक्ष का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगातार जारी है। यानी विपक्ष का कहना है कि एब्सोल्यूट नंबर नहीं बताए गए, कितने लोगों ने वोट डाले, सिर्फ परसेंटेज में आंकड़ा दिया गया है। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इस पर इलेक्शन कमीशन की मंशा को लेकर भी विपक्ष सीधा हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाद में आप जो है वोटों की गिनती के टाइम गड़बड़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरीके का विपक्ष का आरोप है। और आपने जो पूरी डिबेट देखी, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन ने जो 11 दिन में डेटा दिया है उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, उसमें क्या हो सकता है, क्यों इतना टाइम लगाया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि पहले तो कभी इतना टाइम नहीं लगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अभी तो सिर्फ 2 फेज हुए हैं और उसी में इतना टाइम लग रहा है डेटा देने के लिए, और आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताकर जाइए। और इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में किसकी जीत होने वाली है और कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, उसके बारे में भी जरूर बताकर जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें